प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में आपको क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना के बारे में बताया गया था। यदि क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना, ठीक है। यानी क्वथनांक उन्नयन द्वारा हम अणुभार की गणना किस तरह करेंगे, इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया गया था। स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W, ठीक है। जहाँ बताया गया था कि जो m है, ये क्या है, पदार्थ का अणु भार, ठीक है। और जो KB है, KB जो है यह विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। KB विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। और इसमें स्मॉल w ये विलेय के लिए है, यह है विलेय का भार, ठीक है। डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, यह है क्वथनांक उन्नयन है। और जो कैपिटल W है, यह होता है विलायक का भार, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला बताया गया था आपको, ठीक। अब इस फार्मूले पर हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए, एक कार्बनिक विलायक के जलीय विलयन में, एक क्वेश्चन है, एक कार्बनिक विलायक के जलीय विलयन जिसमें एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन के 6 ग्राम को 100 ग्राम जल में घुला है। एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम, एक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम पदार्थ, ठीक है, 100 ग्राम जल में घुला है, 100 ग्राम जल में घुला है का, ठीक है, का क्वथनांक उन्नयन कितना है, 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। यानी एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक उन्नयन 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। आगे पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, ठीक है, कीजिए। यहाँ पर KB का मान दिया है, यानी KB बराबर दिया है 0.51
डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल, प्रति मोलल, ये प्रति मोलल है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा रहा है कि एक क्वेश्चन है ये, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम पदार्थ, ठीक है, 100 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक उन्नयन 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो पहले लिख लेते हैं। देखिए हमारा सूत्र है अणुभार की गणना, क्वथनांक उन्नयन है, इसमें क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना का सूत्र, ये फार्मूला है m = 1000 गुणे kb इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। ठीक है, कैपिटल W आपको बताया गया कि जो स्मॉल w है ये विलय का भार है, ये विलायक का भार है। सबसे पहले लिख लेते हैं इसको। kb का मान दिया है, देखिए kb बराबर दिया है 0.51। ठीक है, स्मॉल w यानी विलय का भार, ठीक है, विलय का भार कितना दिया है 6 ग्राम, ये जो है 6 ग्राम दिया है। ठीक, फिर डेल्टा टीबी, अब देखिए डेल्टा टीबी, ठीक है, डेल्टा टीबी का मतलब ये क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन में आपको बताया गया है, ठीक है, कि जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है, और वाष्प दाब में कमी होती है तो उसका जो उन्नयन होता है क्या होता है, क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन होता है। ठीक, अब देखिए जो क्वथनांक का उन्नयन है वह 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, तो जल क्या है 100 ग्राम क्या है, ये जो जल है इसकी मात्रा अधिक है तो जल जो है विलायक हो गया, और पदार्थ क्या है ये 6 ग्राम है। ठीक, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये जितना बढ़ा है उतना माइनस विलायक का, तो विलायक क्या है जल, तो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, जल का जो क्वथनांक है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये डेल्टा टीबी हो गया ये 100 - 51 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि विलायक जो है वो क्या है, जल है, विलायक जल है। तो जब विलायक जल है तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है 100, यानी डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा, डेल्टा टीबी हो गया 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे। तो फार्मूला में m बराबर ये 1000 गुणे kb का मान कितना है 0.51। ठीक है, और स्मॉल w ये 6 ग्राम है, अपॉन डेल्टा टीबी कितना है 0.51, और गुणे कैपिटल W यानी कैपिटल W जो है विलायक का भार है, कैपिटल W कितना है 100 ग्राम। ठीक है, ये हो गया 100 ग्राम। तो ये इससे खत्म हो गया, इससे ये हो गया 1 2 1 2। ठीक है, यानी ये कितना हुआ 10 का 60, यानी m बराबर 60 हो गया। ठीक है, यानी पदार्थ का अणुभार कितना हुआ, पदार्थ का अणुभार हो गया 60, यानी पदार्थ का अणुभार इक्वल टू कितना हो गया 60। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसके क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये तो क्वथनांक से उन्नयन था, और अणुसंख्य गुणधर्म में ये अगला प्रॉपर्टी बताया गया था आपको, हिमांक का अवनमन। ठीक है, हिमांक का अवनमन। ठीक है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
डिप्रेशन इन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे वासुदाब का अवनमन, फिर पढ़े हैं क्वथनांक का उन्नयन, थर्ड जो है इसकी प्रॉपर्टी हिमांक का अवनमन। ठीक, तो किसी द्रव का हिमांक, पहले हिमांक किसको बोला जाता है? किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, यानी ये बताया गया इसमें कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, पहले इस बात को लिखते हैं, यानी किसी द्रव का हिमांक, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब, उस द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी इसमें बताया गया अभी आपको कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। अब देखिए, अब आप पहले से जानते ही हैं कि यदि किसी शुद्ध विलायक में, यदि कोई विलायक शुद्ध है, किसी शुद्ध विलायक में यदि कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाएगा, तो उसके वाष्प दाब में क्या होती है? वाष्प दाब में कमी होती है, यानी उसमें उसका वाष्प दाब कम होता है। ठीक है, और उसका वाष्प दाब कम होने के कारण ही क्या होता है? उसका हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हिमांक का अवनमन मीन्स कम होना, अवनमन मीन्स होता है कम होना, यानी किसका कारण है? यह जो है वाष्प दाब के कारण होता है। ठीक है, ये बताया गया आपको कि यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या होती है? कमी होती है। और जो उसके वाष्प दाब में कमी होती है उसी के कारण क्या होता है? उसी के कारण जो विलयन का वाष्प दाब होता है वह क्या रहता है? विलयन का हिमांक होता है वह क्या होगा? कम हो जाएगा, विलयन का हिमांक। ठीक है, यानी निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि जो विलायक का हिमांक है, ठीक है, जो विलायक का हिमांक है वह विलयन के हिमांक से क्या होगा? विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से अधिक होगा, और विलयन का क्या हो जाएगा? विलयन का विलायक से कम होगा। ठीक है, यानी किसी शुद्ध विलायक में किसी शुद्ध विलायक में
कोई, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी होती है। किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी होती है। उसके वाष्प दाब या मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है जिससे, ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, उसका हिमांक कम हो गया। जिसके फलस्वरूप कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप, ठीक है, हिमांक कम हो जाता है। किसका? विलयन का, ठीक है। क्योंकि जब विलायक में जब विलेय पदार्थ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन, ठीक है। तो उस विलयन का क्या होगा? वाष्प दाब कम होगा, और जब वाष्प दाब कम होगा तो उसके फलस्वरूप परिणाम क्या निकलेगा कि उसका हिमांक भी कम हो जाएगा। यानी किसका कम हुआ? विलायक का कि विलयन का, ठीक है। जिसके फलस्वरूप यानी लिख लीजिए विलयन का हिमांक क्या होता है? विलयन का हिमांक कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला, अर्थात निष्कर्ष क्या निकला? हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो विलायक का हिमांक है, ठीक है, विलायक का हिमांक जो है वह अधिक होगा और विलयन का हिमांक कम होगा, ठीक है। अर्थात विलायक का हिमांक क्या होता है? विलयन के हिमांक से अधिक होता है, ठीक है। और जो विलायक और विलयन में, ठीक है, जो विलायक और विलयन में हिमांकों का अंतर होता है, विलायक और विलयन में जो हिमांकों का अंतर है उसे कहते हैं हिमांक का अवनमन, ठीक है। तो विलायक और विलयन में हिमांकों का अंतर क्या होता है? हिमांक का अवनमन क्या होता है? डेल्टा TF, ठीक है। ये होता है डेल्टा TF कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यदि कोई टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, किसी टेम्परेचर पर यदि विलायक का हिमांक T0 और विलयन का हिमांक कैपिटल T हो, ठीक है। यदि किसी ताप पर, ठीक है, विलायक का हिमांक क्या है? विलायक का हिमांक T0 हो, ठीक है, T0, और विलयन का हिमांक कैपिटल T हो तो, ठीक है, T हो तो क्या होगा? तो हिमांक का
का अवनमन बराबर क्या होगा, यानी विलय का अधिक है और विलय का क्या होगा, कम होगा। जब विलयन का विलय का अधिक होगा और जब विलायक में विलय मिला देंगे तो बन जाएगा विलयन। ठीक है, विलयन बन जाएगा। तो जब विलयन का क्या हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा और वाष्प दाब कम होगा तो हिमांक क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। यानी विलय का अधिक है और विलयन का कम है तो ये हो जाएगा T0 माइनस कैपिटल T। ये विलय का है और ये विलय का है। ठीक है, और यह किसके बराबर होता है, यह होता है डेल्टा TF, यानी हिमांक का अवनमन डेल्टा TF इक्वल टू हो गया T0 माइनस कैपिटल T। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब बताया गया इसमें आपको कि वाष्प दाब जब वाष्प दाब कम हो जाता है तो जिसके फलस्वरूप विलयन का हिमांक कम हो जाता है, यानी वाष्प दाब कम होगा। ठीक है, तो हिमांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी हिमांक का अवनमन जो होता है, हिमांक का अवनमन वाष्प दाब के क्या हो जाएगा, समानुपाती। ठीक है, जब वाष्प दाब कम होगा तो क्या हो जाएगा, हिमांक भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी एक दूसरे से किसका संबंध है, समानुपात का। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हिमांक का अवनमन यानी डेल्टा TF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन और क्या, हिमांक का अवनमन में क्या होता है, समानुपात का संबंध होता है। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, ये होता है P0 माइनस PS। ठीक है, P0 माइनस PS। और ये क्या है, जो हिमांक का अवनमन है इसमें क्या है, समानुपात का संबंध है। यानी हिमांक का अवनमन डेल्टा TF समानुपात क्या हो गया, P0 माइनस PS। और जो P0 माइनस PS है वह क्या है, वो किस पर निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पर। ठीक है, यानी यहाँ क्या होगा, मोल, विलय का मोल प्रभाव, यानी यह निर्भर करता है किस पर, यानी डेल्टा TF समानुपाती हो जाएगा विलय का मोल प्रभाव, विलय का हो जाएगा मोल प्रभाव। क्या, किस नियम से, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, यानी राउल्ट के नियम से। ठीक है, यानी निष्कर्ष निकला ये कि डेल्टा TF समानुपाती हो गया विलय का मोल प्रभाव आ जाएगा। ठीक है, तो विलय का मोल प्रभाव क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या अपान विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, और मोल क्या होता है, भार बटा अणु भार। ठीक है, यानी अणुओं की संख्या, यानी यह जो है अणुओं की संख्या पर, अणुओं की संख्याएं हैं। ठीक है, अणुओं की संख्याएं, तो यह जो है इस पर अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है क्या, डेल्टा TF हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो यह इसलिए यह प्रूव होता है कि यह भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, यानी वे गुण जो अणुओं की संख्या पर, जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्य गुण धर्म। तो ये क्या है, अणु से होते हैं, अणुओं की संख्या है तो निर्भर कर रहा है क्या, डेल्टा TF। यानी इससे प्रूव होता है कि जो हिमांक का अवनमन डेल्टा TF है वह अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यह जो है एक अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, ये पहले से जानते हैं आप। यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाएंगे तो उसके वाष्प दाब में कमी होगी, और वाष्प दाब में कमी होने के कारण ही क्या होगा, हिमांक में अवनमन होगा। ठीक है, यानी मतलब विलायक का जो हिमांक होगा वह अधिक होगा और जो विलयन बन जाएगा उसका हिमांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और विलायक और विलय के हिमांकों का अंतर ही
विलायक और विलेय के हिमांकों का अंतर ही क्या कहलाता है? हिमांक का अवनमन। ठीक है, यदि मान लिया किसी टेम्परेचर पर, किसी ताप पर विलायक का हिमांक T0 और विलयन का हिमांक कैपिटल T हो, T0 कैपिटल T हो, तो हिमांक का अवनमन ये विलायक का ज्यादा है, विलयन का कम है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे, T0 माइनस कैपिटल T हो गया। ठीक है, यानी डेल्टा T बराबर हो गया T0 माइनस कैपिटल T। ठीक है, यह दिखाया गया है आपको कि जो हिमांक का अवनमन है यह सीधा किस पर निर्भर कर रहा है? वाष्प दाब पर, पेपर प्रेशर। ठीक है, ये कम तो उसे है, वाष्प दाब पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, यानी वाष्प दाब पर क्या होता है? वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन का मतलब P0 माइनस PS से बता दिया गया है, यानी डेल्टा TF समानुपाती हो गया P0 माइनस PS। ठीक है, यह होता है विलेय का मूल प्रभाज। ठीक है, मूल प्रभाज जो है, तो यह जो है अणुओं की संख्याएं हैं, तो यह जो प्रॉपर्टी जो होती है वह विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए इसे कहते हैं अणुसंख्य गुण धर्म। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। ठीक है, अब जिस तरह पीछे हम क्वथनांक उन्नयन से, ठीक है, क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना किए थे फार्मूले द्वारा, उसी प्रकार से हम हिमांक के अवनमन द्वारा, ठीक है, हिमांक के अवनमन द्वारा पदार्थ के अणुभार की गणना कर सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा इसके लिए फार्मूला होगा m बराबर 1000। ठीक है, kf देखिए वहाँ k भी था, ठीक है, इसलिए कि वहाँ भी माना जाता डेल्टा टी बी, और यहाँ पर डेल्टा TF है, तो यहाँ पर kf इंटू स्मॉल w अपॉन, ठीक है, अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ठीक है, यहाँ पर क्या है? जो m होगा, m जो है पदार्थ का अणुभार है, और kf क्या है? जो kf है वह विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, इसके पहले हम पढ़े हैं क्वथनांक का उन्नयन, तो उसमें क्या था? वो विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, और ये अवनमन है, तो जो kf है वह kf क्या हो जाएगा? kf इक्वल टू विलायक का क्या? मोलल अवनमन स्थिरांक। बात समझ में आ गई? और सभी चीजों के बारे में जानते ही हैं। ये डेल्टा TF है, डेल्टा TF क्या है? यह जो है हिमांक का अवनमन है, यह किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा T0 माइनस T। तो किसी भी क्वेश्चन में जब निकालना होगा तो विलायक का जो फ्रीजिंग पॉइंट दिया होगा, ठीक है, जो विलायक है फ्रीजिंग पॉइंट दिया होगा, और उसमें से क्या होगा? ये जो विलेय है उसका भी कुछ पॉइंट होगा, घटा देंगे तो क्या निकलेगा? हिमांक का डेल्टा TF निकाल लेंगे। ठीक है, और स्मॉल w जो है यह विलेय का भार है, कैपिटल W विलायक का भार है, और इसमें इसका मान रख करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? निकलेगा पदार्थ का अणुभार। ठीक है, इस तरह से वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। ठीक, और इससे संबंधित जो किताब है उसको पढ़िए, अपना क्वेश्चन हल करिए। धन्यवाद।